अब तक आपने सुना कि चंदर एक भयंकर सपना देखता है जिसमें सुधा को बर्बाद करने की बात कर रहा होता है। सपने के बाद वो चौंक कर उठता है। तब उसका मन होता है कि वो कहीं बाहर घुमाए या सिनेमा देखाए। सिनेमा जाने के लिए जब वो तैयार होता है तब उसे उसके सामने उसकी ही प्रतिबिंब दिखाई देती है। चंदर और उसके प्रतिबिंब में काफी लंबी बातें होती हैं। अब आगे की कहानी सुनिए। इसी मनस्थिति में एक दिन गेसु ने उसे बुलाया। वो गया। गेसु की अम्मी जान तो सामने आई, पर गेसु ने पर्दे में से ही बातें की। गेसु ने बताया कि सुधा का खत आया है और वो जल्दी ही आएगी गेसु से मिलने। गेसु को बहुत ताज्जुब हुआ कि चंदर के पास खबर क्यों नहीं है। चंदर जब घर पहुंचा तो कैलाश का एक खत मिला। प्रिय चंदर, बहुत दिन से तुम्हारा कोई खत नहीं आया, ना मेरे पास ना इनके पास। क्या नाराज हो हम दोनों से? अच्छा तो लो तुम्हें एक खुशखबरी सुना दूं। मैं सांस्कृतिक मिशन में शायद ऑस्ट्रेलिया जाऊं। डॉक्टर साहब ने कोशिश कर दी है। आधा रुपया मेरा, आधा सरकार का। तुम्हें भला क्या फुर्सत मिलेगी यहाँ आने की। मैं ही इन्हें लेकर 2 रोज के लिए आऊंगा। इनकी कोई मुसलमान सखी है वहाँ, उससे ये मिलना चाहती हैं। हमारी खातिर का इंतजाम रखना। मैं 11 मई को सुबह की गाड़ी से पहुंचूंगा। तुम्हारा कैलाश। सुधा के आने के पहले चंदर ने घर की ओर नजर दौड़ाई। सिवाय ड्राइंग रूम और लॉन के सचमुच बाकी घर इतना गंदा पड़ा था कि गेसु सच ही कह रही थी कि जैसे घर में प्रेत रहते हो। आदमी चाहे जितना सफाई पसंद और सुरुचिपूर्ण क्यों न हो, लेकिन औरत के हाथ में जाने क्या जादू है कि वो घर को छू कर ही चमका देती है। औरत के बिना घर की व्यवस्था संभल ही नहीं सकती। सुधा और बिनती कोई भी नहीं थी और 3 ही महीने में बंगले का रूप बिगड़ गया था। उसने सारा बंगला साफ कराया। हालांकि 2 ही दिन के लिए सुधा और कैलाश आ रहे थे, लेकिन उसने इस तरह बंगले की सफाई कराई जैसे कोई नया समारोह हो। सुधा का कमरा बहुत ही सजा दिया था और सुधा की छत पर 2 पलंग डलवा दिए थे, लेकिन इन सब इंतजामों के पीछे उतनी ही निष्क्रिय भावहीनता थी जैसे कि वह होटल का मैनेजर हो और 2 आगंतुकों का इंतजाम कर रहा हो, बस। मानसून के दिनों में अगर किसी ने गौर किया हो तो बारिश होने से पहले ही हवा में एक नमी, पत्तियों में एक हरियाली और मन में एक उमंग सी छा जाती है। आसमान का रंग बतला देता है कि बादल छाने वाले हैं, बूंदें रिमझिमाने वाली हैं। जब बादल बहुत नजदीक आ जाते हैं, बूंदें पड़ने से पहले ही दूर पर गिरती हुई बूंदों की आवाज वातावरण पे छा जाती है, जिसे ध्रुवा कहते हैं। ज्यों ज्यों सुधा के आने का दिन नजदीक आ रहा था, चंदर के मन में हवाएं करवटें बदलने लगी थी। मन में उदास सुनसान में ध्रुवा उमड़ने घुमड़ने लगा था। मन उदास सुनसान आकुल प्रतीक्षा में बेचैन हो पड़ता था। चंदर अपने को समझ नहीं पा रहा था। नसों में एक अजीब सी घबराहट मचलने लगती थी जिसका विश्लेषण नहीं करना चाहता था। उसका व्यक्तित्व पता नहीं क्यों सचमुच भयभीत था। इम्तिहान खत्म हो रहे थे और जब मन की बेचैनी बहुत बढ़ जाती थी तो परीक्षकों की आदत के मुताबिक वो कापियां जांचने बैठ जाता था। जिस समय परीक्षकों के घर में पारिवारिक कलह हो, मन में अंतर्द्वंद हो या दिमाग में फितूर हो, उस समय उन्हें कापियां जांचने से अच्छा शरण स्थल मिलता ही नहीं था। अपने जीवन की परीक्षा में फेल हो जाने की खींच उतारने के लिए लड़कों को फेल करने के अलावा कोई अच्छा रास्ता ही नहीं था। चंदर जब बेहद दुखी होता तो कापियां जांचता। जिस दिन सुबह सुधा आ रही थी उस रात को तो चंदर का मन बिल्कुल बेकाबू सा हो गया था। लगता था जैसे उसने सोचने विचारने से ही इनकार कर दिया हो। उस दिन चंदर एक क्षण को भी अकेला न रहकर भीड़ भाड़ में जाकर खो जाना चाहता था। सुबह वो गंगा नहाने गया कार लेकर। कॉलेज से लौटकर दोपहर को अपने एक मित्र के यहाँ चला गया। लौटकर आया तो नहाकर एक किताब की दुकान पर चला गया और शाम होने तक वहीं खड़ा खड़ा किताबें उलटता और खरीदता रहा। वहां उसने बिस्रिया का गीत संग्रह देखा जो बिनती नाम बदल उसने विप्लव नाम से छपवा लिया था और प्रमुख प्रगतिशील कवि बन गया था। उसने वह संग्रह भी खरीद लिया। अब सुधा के आने में मुश्किल से 12 घंटे की देरी थी। उसकी तबीयत बहुत घबराने लगी थी और वो बिस्रिया के काव्य संग्रह में डूब गया। उन सड़े हुए गीतों में ही अपने को भुलाने की कोशिश करने लगा और अंत में उसने अपने को इतना थका डाला कि 3 बजे का अलार्म लगाकर वो सो गया। सुधा की गाड़ी 4:30 बजे आती थी। जब वह जागा तो रात अपने मखमली पंख पसारे नींद में डूबी हुई दुनिया पर शांति का आशीर्वाद बिखेर रही थी। ठंडे झोंके लहरा रहे थे और उन झोंकों पर पवित्रता छाई हुई थी। ये पछुआ के झोंके थे।
ब्राह्म मुहूर्त में प्राचीन आर्यों ने जो रहस्य पाया था वो धीरे धीरे चंदर की आंखों के सामने खुलने सा लगा था। उसे लगा जैसे ये उसके व्यक्तित्व की नई सुबह है। एक बड़ा शांत संगीत उसकी पलकों पर ओस की तरह थिरकने लगा। क्षितिज के पास एक बड़ा सा सितारा जगमगा रहा था। चंदर को लगा जैसे ये उसके प्यार का सितारा है जो जाने किस अज्ञात पाताल में डूब गया था और आज से वो फिर उग गया है। उसने एक अंधविश्वासी भोले बच्चे की तरफ सितारे को हाथ जोड़कर कहा, मेरी कंचना जैसी सुधा रानी के प्यार, तुम कहाँ खो गए थे? तुम मेरे सामने नहीं रहे, मैं जाने किन तूफानों में उलझ गया था। मेरी आत्मा में सारी गुरुता सुधा के प्यार की थी, उसे मैंने खो दिया। उसके बाद मेरी आत्मा पीले पत्ते की तरह तूफान में उड़कर जाने किस कीचड़ में फंस गई थी। तो मेरी सुधा के प्यार होना, मैंने तुम्हें सुधा की भोली आंखों में जगमगाते हुए देखा था। वेद मंत्रों जैसे इस पवित्र सुबह में आज फिर मेरे पाप में लिप्त तन को अमृत से धोने आए हो। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आज सुधा के चरणों पर अपने जीवन के सारे गुनाहों को चढ़ाकर हमेशा के लिए क्षमा मांग लूंगा। लेकिन मेरी सांसों की सांस सुधा मुझे क्षमा कर देगी ना? और विचित्र से भावावेश और पुलक से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि एक दिन सुधा ने उसकी हथेलियों को होठों से लगा कर कहा था, जाओ, आज तुम सुधा के स्पर्श से पवित्र हो। काश कि आज भी सुधा अपने मिश्री जैसे होठों से चंदर की आत्मा को छू कर कहे, जाओ चंदर, अभी तक जिंदगी के तूफान ने तुम्हारी आत्मा को बीमार अपवित्र कर दिया था। आज से तुम वही चंदर हो, अपनी सुधा के चंदर, हरिणी जैसी भोली भाली सुधा के महान पवित्र चंदर। तैयार होकर चंदर जब स्टेशन पहुंचा तो वह जैसे मोहविष्ट सा था, जैसे वो किसी जादू या टोना पढ़ा हुआ सा घूम रहा था। वो जादू था सुधा के प्यार का पुनरावर्तन। गाड़ी घंटा भर लेट थी। चंदर को एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। अंत में सिग्नल डाउन हुआ, कुलियों में हलचल मची और चंदर पटरी पर झुककर देखने लगा। सुबह हो गई थी और इंजन दूर पर एक काले दाग सा दिखाई पड़ रहा था। धीरे धीरे वो दाग बड़ा होने लगा और लंबी सी हरी पूंछ की तरह लहराती हुई ट्रेन आती दिखाई पड़ी। चंदर के मन में आया वो पागल की तरह दौड़कर वहां पहुंच जाए। जिस दिन एक घोर अविश्वासी में विश्वास जाग जाता है उस दिन वह पागल सा हो उठता है। उसे लग रहा था जैसे इस गाड़ी में सभी डिब्बे खाली हैं, सिर्फ एक डिब्बे में अकेली सुधा होगी जो आते ही चंदर को अपनी प्यार भरी निगाहों में समेट लेगी। गाड़ी के प्लेटफॉर्म पर आते ही हलचल बढ़ गई। कुलियों की दौड़ धूप, मुसाफिरों की हड़बड़ी, सामान की उठाधरी से प्लेटफॉर्म भर गया। चंदर पागलों सा इस सब भीड़ को चीर कर डिब्बे देखने लगा। एक दफे पूरी गाड़ी का चक्कर लगा गया, कहीं भी सुधा नहीं दिखाई दी। जैसे आंसू से उसका गला रूंधने लगा। क्या आए नहीं क्या ये लोग? किस्मत कितना व्यंग करती है उससे। आज जब वो किसी के चरणों पर अपनी आत्मा उत्सर्ग कर फिर पवित्र होना चाहता था तो सुधा ही नहीं आई। उसने एक चक्कर और लगाया और निराश होकर लौट पड़ा। सहसा सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे में से कैलाश ने झांक कर कहा, कपूर। चंदर मुड़ा, देखा कि कैलाश झांक रहा है। एक कुली सामान उतार कर खड़ा है। सुधा नहीं है, जैसे किसी ने झोंके से उसके मन का दीप बुझा दिया। सामान बहुत थोड़ा सा था। वो डिब्बे में चढ़कर बोला, सुधा नहीं आई? आई है, देखो ना, कुछ तबीयत खराब हो गई है, जी मितला रहा है। और उसने बाथरूम की ओर इशारा कर दिया। सुधा बाथरूम में बगल में लोटा रखे सिर झुकाए बैठी थी। देखो, देखती हो? कैलाश बोला, देखो कपूर आ गया। सुधा ने देखा और मुश्किल से हाथ जोड़ पाई होगी कि उसे मितली आ गई। कैलाश दौड़ा और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा और चंदर से बोला, पंखा लाओ। चंदर हतप्रभ था। उसके मन ने सपना देखा था सुधा सितारों की तरह जगमगा रही होगी और अपनी रोशनी की बाहों में चंदर के प्राणों को सुला देगी। जादूगरनी की तरह अपने प्यार के पंखों से चंदर की आत्मा की दाग पोंछ देगी। लेकिन यथार्थ कुछ और था। सुधा जादूगरनी, आत्मा की रानी, पवित्रता की साम्राज्ञी सुधा बाथरूम में थी और उसका पति उसे सांत्वना दे रहा था। क्या कर रहे हो चंदर? पंखा उठाओ जल्दी से, कैलाश ने व्यग्रता से कहा। चंदर चौंक उठा और जाकर पंखा झलने लगा। थोड़ी देर बाद मुंह धोकर सुधा उठी और कराहती हुई सी जाकर सीट पर बैठ गई। कैलाश ने एक तकिया पीछे लगा दिया और आंख बंद करके लेट गई। चंदर ने अब सुधा को देखा। सुधा उजड़ चुकी थी।
उसका रस मर चुका था। वो अपने यौवन और रूप, चंचलता और मिठास की एक जर्द छाया मात्र रह गई थी। चेहरा दुबला पड़ गया था और हड्डियां निकल आई थी। चेहरा दुबला होने से लगता था आंखें फटी पड़ती हैं। वो चुपचाप आंख बंद किए पड़ी थी। चंदर पंखा हाँक रहा था। कैलाश एक सूटकेस खोलकर दवा निकाल रहा था। गाड़ी यहीं आकर रुक जाती है, इसलिए कोई जल्दी नहीं थी। कैलाश ने दवा दी। सुधा ने दवा पी और फिर उदास, बहुत बारीक, बहुत बीमार स्वर में बोली, चंदर, अच्छे तो हो? दुबले कैसे लगते हो? अब कौन तुम्हारे खाने पीने की परवाह करता होगा? सुधा ने गहरी सांस ली। कैलाश बिस्तर लपेट रहा था। तुम्हें क्या हो गया सुधा? मुझे सुख रोग हो गया है। सुधा बहुत छीड़ हंसी हंसकर बोली। बहुत सुख में रहने से ऐसा ही होता है। चंदर चुप हो गया। कैलाश ने बिस्तर कुली को देते हुए कहा, इन्होंने तो बीमारी के मारे हम लोगों को परेशान कर रखा है। जाने बीमारियों को क्या मोहब्बत है इनसे। चलो उठो। सुधा उठी। कार पर सुधा के साथ पीछे सामान रख दिया और आगे कैलाश और चंदर बैठे। कैलाश बोला, चंदर तुम बहुत धीमे ड्राइव करना, वरना इन्हें चक्कर आने लगेगा। कार चलती। चंदर कैलाश की विदेश यात्रा और कैलाश चंदर के कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं। मुश्किल से घर तक कार पहुंची होगी कि कैलाश बोला, यार चंदर, तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन एक दिन के लिए कार तुम मुझे दे सकते हो? क्यों? मुझे जरा रीवा जाना है, बहुत जरूरी काम से। वहां कुछ लोगों से मिलना है। कल दोपहर तक मैं चला आऊंगा। इसके मतलब मेरे पास नहीं रहोगे एक दिन भी? नहीं, इन्हें छोड़ जाऊंगा। लौट कर दिन भर रहूंगा। इन्हें छोड़ जाओगे? नहीं भाई, तुम जानते हो कि आजकल घर में कोई नहीं है। चंदर ने कुछ घबरा के कहा। तो क्या हुआ, तुम तो हो। कैलाश बोला और चंदर के चेहरे की घबराहट देखकर हंस कर बोला, अरे यार, अब तुम पर इतना विश्वास नहीं है। विश्वास करना होता तो ब्याह के पहले ही कर लेते। चंदर मुस्कुरा उठा। कैलाश ने चंदर के कंधे पर हाथ रखकर धीमे से कहा ताकि सुधा न सुन पाए, वैसे चाहे मुझे कुछ भी असंतोष क्यों ना हो, लेकिन इनका चरित्र तो सोने का सा है। ये मैं खूब परख चुका हूँ। इनका ऐसा चरित्र बनाने के लिए मैं तुम्हें बधाई दूंगा चंदर। और फिर आज के युग में। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया। कार पोर्टिको में लगी। सुधा, कैलाश, चंदर उतरे। माली और नौकर दौड़ आए। सुधा ने उन सबसे उनका हाल पूछा। अंदर जाते ही महाराजिन दौड़कर सुधा से लिपट गई। सुधा को बहुत दुलार किया।